जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रूड पर। तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर 16 करने जा रहे हैं, यानी 16 नंबर का हमारा टेस्ट आज। और हम आज 800 नंबर क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूछा है बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो बाबर ने जो है आक्रमण किया था, कब किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था उस समय किया था, और 1526 के अंदर भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध भी 1526 के अंदर हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये भी 1526 में हुआ था। और बाबर है उसने मुगल साम्राज्य की जो नींव है इसी युद्ध के बाद रखी थी, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर ये युद्ध जीता था। और बाबर क्या था? प्रथम मुगल शासक था, प्रथम मुगल शासक था। प्रथम जो मुगल शासक था वो बाबर था, मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखी थी। और जो बाबर है वो तुजु के बाबरी नाम से अपनी आत्मकथाएं लिखा करता था। तुजु के बाबरी नाम से, तुजु के बाबरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखता था, तुजु के बाबरी नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है किसका मिलान इनमें से गलत है, यानी मिलान बताना है कि इनमें से किसका मिलान गलत है। तो राणा सांगा और बाबर की तो लड़ाई हुई थी। जुझार सिंह और शाहजहाँ समकालीन थे। जसवंत सिंह और औरंगजेब भी समकालीन थे। जो पृथ्वीराज चौहान है वो अब अकबर के समकालीन नहीं थे। तो जो 12वीं शताब्दी का शासनकाल है वो मोहम्मद गोरी के समय थे, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का युद्ध लड़ा था। और तराइन का युद्ध कब कब हुआ था? एक तो 1191 में और एक 1192। तो दो तराइन के युद्ध हुए थे, जिसमें पहले में मोहम्मद गोरी हारा था और दूसरे के अंदर मोहम्मद गोरी जीता था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल किसने किया था। तो भारत के अंदर सबसे पहले जो तोप खाने का इस्तेमाल करने वाला था वो था बाबर। बाबर ने ही सबसे पहले भारत के अंदर तोपे लाया था और तोप खाने का इस्तेमाल किया था बाबर ने। अगला क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो बाबर है उसकी मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर, 26 दिसंबर और कब? 1530 को, 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी आगरा के अंदर, आगरा के अंदर इसको दफनाया गया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है पुराना किला किसने बनवाया था। तो जो पुराना किला है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था 1533 से लेकर 1538 के बीच। शेरशाह सूरी ने जो पुराना किला है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की किस लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा था, यानी हुमायूं को किस लड़ाई के बाद भारत से बाहर जाना पड़ा था। तो वो था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 के अंदर, 1540 के अंदर कन्नौज का युद्ध हुआ था। और इसके बाद हुमायूं को इस लड़ाई के बाद भारत से बाहर भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो जो हुमायूं का मकबरा है ये बनवाया था हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने बनवाया था। और हाजी बेगम ने बनवाया था। और हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार है वो कौन था? वो था मीरक मिर्जा, मीरक मिर्जा था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है टोडरमल किसके अधीन था। तो जो टोडरमल है वो था शेरशाह सूरी के अधीन था, शेरशाह सूरी के अधीन था। और शेरशाह सूरी से पहले वो किसके अधीन था? अकबर के अधीन था। अकबर के दरबार में भी काम करता था। और उसके बाद टोडरमल किसके दरबार में आया था? शेरशाह सूरी के दरबार में काम करता था। अगला क्वेश्चन है अकबर कितने वर्ष की आयु में राजा बना था। तो अकबर जो उस समय इसका राज तिलक हुआ था तो उस समय इसकी आयु थी 13 वर्ष, 13 वर्ष और 4 महीने इसकी आयु थी। तो जो अकबर था वो 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में ही राज तिलक इसका हो गया था अकबर का। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था रजमनामा नाम से, रजमनामा नाम से महाभारत का फारसी के अंदर अनुवाद किया था। किसने किया था? बदायूनी ने, बदायूनी ने किया था और रजमनामा नाम से किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो भारत के अंदर जो सरकार की संसदीय प्रणाली है, यानी जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आते हैं, तो ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? और इसके अंदर प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
तो ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ली गई है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है और जिसे स्थायी हाउस भी कहते हैं? तो इसे जाना जाता है राज्यसभा नाम से। राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस। अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा। और राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा है? 79 अनुच्छेद के अंदर राज्यसभा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संसद का घटक नहीं है? तो इनमें से बताना है भारतीय संसद के अंदर कौन सा नहीं आता। तो राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। तो ये सारे ही भारतीय संसद के घटक है। अगला क्वेश्चन है, संसद की दो अस्थायी अंगों के नाम बताइए। तो संसद के जो अंदर जो अस्थायी अंग होते हैं वो होते हैं लोकसभा और विधानसभा, यानी इन्हें भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा और विधानसभा इनको भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर राज्यसभा नहीं, यहाँ पर होगा राज्यसभा और विधान परिषद जो है इनको भंग कभी भी नहीं कर सकते। राज्यसभा और विधान परिषद ये स्थायी सदन है, और लोकसभा और विधानसभा ये अस्थायी सदस्य है, ये स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष का अगर वो व्यक्ति है तो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के अंदर अगर संयुक्त सत्र की बैठक बुलवानी है तो उसका अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, उसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। और ये इसका कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 118 और 4 के अंदर लिखा हुआ है। 118 अनुच्छेद नंबर 118 और भाग 4 के अंदर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? यानी भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इनकी रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति कौन सी है? तो वो समिति कौन सी होती है? तो वो समिति होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होती है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनकी रिपोर्ट की समीक्षा करती है। कौन सी? लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो संसद के अंदर जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्छ होता है। और इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 लोकसभा से आते हैं। तो जो 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 लोकसभा से मिलाकर कुल 22 सदस्य इसके अंदर होते हैं लोक लेखा समिति के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो राज्यसभा है उसके सदस्यों का सेवाकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का जो सदस्यों का इनका कार्यकाल होता है, और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता देने की शर्तों को निर्धारित कौन करता है? तो ये शर्तों को, जो नागरिकता देने की शर्तें हैं उसको निर्धारण करता है संसद। संसद ही नागरिकता देने की शर्तों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वह केरल के अंदर है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड के अंदर है फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और यह कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु भारत में कितने प्रतिशत जंगल होने चाहिए? यानी भारत में अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो भारत के अंदर कितने प्रतिशत जंगल होने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 31 से 34% हमारे भारत के अंदर जंगल होने चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? अगर प्रतिशत से पूछे तो मिजोरम के अंदर है, प्रतिशत के अंदर है मिजोरम के अंदर। और अगर वैसे वनों की संख्या के आधार पर पूछे तो मध्य प्रदेश के अंदर है, क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा फैले हुए वन है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो सबसे ज़्यादा फैले हुए वन है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगल किस प्रकार के जंगल है? तो सुंदरवन के जो जंगल है वो कहाँ पर है? गंगा नदी का जो डेल्टा निर्माण करती है वहाँ पर है सुंदरवन। और सुंदरवन के जंगल है मैंग्रोव प्रकार के जंगल, यानी बहुत ही गहरे होते हैं, और ये मैंग्रोव प्रकार के जंगल है सुंदरवन के जंगल। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है वो है राजस्थान के अंदर आता है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के अंदर है?
तो हरियाणा के अंदर है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो नामदफा नेशनल पार्क है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नामदफा। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर के अंदर। रिएक्टर के अंदर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, शोर को किस में मापा जाता है? तो शोर को मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल, यानी इसको लिखते हैं डी और बी, डेसिबल। डेसिबल के अंदर मापा जाता है शोर को। अगला क्वेश्चन है, मेघ एक संख्या है, एक मेघ संख्या एक का क्या अर्थ होता है? तो मेघ संख्या अगर एक के बराबर है तो इसका अर्थ क्या होता है कि वस्तु की गति है वो ध्वनि के बराबर है। वस्तु की गति ध्वनि के बराबर है। वो और अगला ऑप्शन है कि वस्तु की गति ध्वनि के वेग से अधिक कब होगी? तो वस्तु की गति वेग ध्वनि से ज़्यादा होगी अगर एक से कम है, और अगर वस्तु की गति ध्वनि के वेग से कम, वस्तु की गति ध्वनि के यहाँ पर होगा एक से कम, और वस्तु की गति ध्वनि के वेग से कम, यानी वस्तु की गति ध्वनि के वेग से कम होगी। और एक से अगर ज़्यादा हो, एक से अगर ज़्यादा है, इसका सही आंसर होगा वस्तु की गति ध्वनि के बराबर होगी। और एक से अगर ज़्यादा है, मेघ एक से ज़्यादा है तो वो होगी सुपरसोनिक, यानी सुपरसोनिक होगी, सुपरसोनिक। और अगर एक से कम है, एक से कम है तो वो होगी सबसोनिक। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग होता है? एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स पर आधारित एक मशीन होती है। और ये किस पर आधारित किस पर काम करती है? तो ये काम करती है चुंबकीय तरंगों पर, चुंबकीय तरंगों पर काम करती है। और एमआरआई की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। जो इसकी फुल फॉर्म होती है एमआरआई की, वो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। और इसके अंदर चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किस का अवशोषण कर सकती है? यानी ब्लैक बॉडी वो निम्न तरंग दैर्घ्य, मध्य और उच्च तीनों प्रकार की तरंग दैर्घ्यों का अवशोषण कर सकती है ब्लैक बॉडी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के संबंध में सही है? तो द्रव्यमान और भार के संबंध में ये भी सही है, यह भी सही है। द्रव्यमान परिवर्तनीय है, भार अपरिवर्तनीय है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो इनके अंदर बताना है कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। तो कपूर है, नेपथलीन है, तो फिटकरी जो होते हैं वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं होता, यानी इसके अंदर ऊर्ध्वपातन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, दूध एक क्या है? तो दूध है एक दूध एक क्या है? दूध एक पायस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो है दूध। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर है वो ऑक्सीजन के साथ किस गैस के मिश्रण के रूप में काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं हीलियम को। हीलियम गैस है, गोताखोर है ऑक्सीजन के साथ गैस को मिश्रण के रूप में काम में लेते हैं। एक है, कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है, नियोन होती है, ऑर्गन और क्रिप्टॉन, और एक होती है जिनोन, और लास्ट में होती है रेडोन। तो ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है जल की। जल की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका होता है? तो सबसे निचला स्तर होता है उत्पादक का, जो कि उत्पादन करता है उसका होता है उत्पादक का। फिर आते हैं जो उत्पादक होता है, फिर उसके बाद आते हैं शाक बक्सी, और उसके बाद मांस बक्सी। तो शाक बक्सी होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता, और मांस बक्सी होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता। और इसका उदाहरण है जैसे घास है वो उत्पादक है, और जो शाक बक्सी है वो हिरण है, और हिरण को खाने वाला शेर है तो वो मांस बक्सी है, द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है? तो रेड डाटा बुक के अंदर आता है विलुप्त प्राय जो जातियाँ होती है, यानी संकटापन जातियाँ, विलुप्त प्राय जातियाँ होती है, उनको शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक कब बनी थी? 1969 के अंदर, 1969 के अंदर बनी थी रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो है 1973 का, 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पादपों में कौन सा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है वो पादपों में प्रकाश वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो है महासागर। महासागर सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है।
अगला क्वेश्चन है स्टोन कैंसर किस कारण से होता है, यानी पत्थरों का कैंसर किस कारण से होता है, तो वो होता है अम्ल वर्षा से, और इसके कारण पत्थर है वो पीले रंग के पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मच्छरों का जैविक नियंत्रण, यहाँ पर होगा जैविक नियंत्रण किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है गंबूजिया मछली पानी के अंदर डाल देने से वहाँ पर मच्छरों का जो है प्रकोप कम हो जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, तो आनुवंशिकता का नियम दिया था मेंडल ने, और मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी। तो ये आज के अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।